नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 21 फरवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हम यहाँ पर हमेशा की तरह आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। अच्छा, जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप यहाँ से रेगुलर वे में क्लासेस को फॉलो करते हैं तो दोबारा किसी भी सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंटली एक ई बुक हमने लॉन्च किया था, जो कि वार्षिकांक संस्करण था बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पिछले साल का 2024 का, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। पिछले 2024 में हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं, पूरा का पूरा निचोड़ इसमें है, एकदम हूबहू वैसा ही, वही सारी इमेज और वही सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन, एकदम से ये अपडेटेड है। जो भी इसमें गलतियां थी उसको सुधार दिया हमने। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें हमने आपको टेस्ट सीरीज भी दिया है, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि बिहार करंट अफेयर्स के अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों करंट अफेयर्स हो, ये हमने डाला इसमें। साथ ही साथ बिहार जीके भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप में से कितने लोग इसको डाउनलोड किए हैं या फिर प्रिंट किए हैं। तो आप लोगों को बेसिकली ये बताना है कि ये जो ई बुक है ये आप लोगों को कैसा लगा है, इसमें जो हमने कंटेंट आपको दिया कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। बेसिकली आपको फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये कंटेंट जो है, ये जो मटेरियल है आपके लिए कैसा रहा है। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन इनमें से असत्य है, यानी कि कौन सा सत्य नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने आपको बताया है कि सारे विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ा कीजिए। देखिए, इसमें जो राइट आंसर था वो था विकल्प नंबर बी, क्योंकि यही औसत्य है। यहाँ पर इसमें लिखा गया कि वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। एक्चुअली 3 बार नहीं, बल्कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो यही वाला औसत्य था और यही हमारा राइट आंसर था। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 19 फरवरी 2025 को बिहार लघु उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। बताएं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। अभी हाल ही में वित्त वर्ष 24-25 को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है 19 फरवरी को। लेकिन एक्चुअली इसमें हमने ये आपसे पूछा है कि वास्तव में इस खास करके योजना का जो शुभारंभ था वो कब हुआ था, वो तिथि कौन सी है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने 2024 में ये जानकारी आपको दिया था। 5 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये चीजें अभी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों की बात करते हैं जो अभी खबरों में है। देखिए, बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री इस समय है नीतीश मिश्रा। इनके द्वारा ही 19 फरवरी 2025 को बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। ध्यान आपको रखना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं इस योजना के तहत क्या क्या चीजें संचालित होगी, या फिर बेसिकली ये जो योजना है वो आखिर है क्या। तो इस योजना के तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 3 किस्तों में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि जो बेरोजगारी का आलम है राज्य में वो समाप्त हो सके। ये एक मूल उद्देश्य है बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में। एक तो आपको ध्यान रखना, उद्यमी योजना पहले से संचालित है, लेकिन ये लघु उद्यमी योजना ये अलग है, जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी 5 फरवरी 2024 को। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आर्थिक मदद दी जाती है वो 2 लाख रुपए तक की होती है, जो कि 3 किस्तों तक होगी। अच्छा, इस योजना का या फिर यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई जिनकी जो मासिक आय है
ये 6,000 रुपये से कम है। अच्छा, विधानसभा में नीतीश कुमार ने खास करके एक जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। विधानसभा में एक बार नीतीश कुमार ने ये घोषणा किया था कि वैसे परिवार जिनकी बिहार में जो मासिक आय है, यानी कि बिहार के वैसे परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, वही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि बिहार सरकार ने वैसे परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। साथ ही साथ इस बात का भी खंडन किया था राज्य सरकार ने कि वर्तमान में बिहार में 94 लाख परिवार जो है ये गरीब है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, यानी कि जिस भी परिवार की, एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की, तो वैसे परिवार को गरीब परिवार की संज्ञा दी गई है। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे लोगों के लिए ही ये लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, एक जानकारी और, एक्चुअली जो इसकी शुरुआत की हम बात कर रहे थे, तो ये 5 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार ने पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प भवन से बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया था। साथ ही इन्होंने इस दौरान एक पुस्तिका का भी अनावरण किया था, वो जानकारी हमने पिछले साल आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विशेष तौर पर ये आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री कौन है, तो नीतीश मिश्रा है। अच्छा, अगला प्रश्न भी इन्हीं से ही संबंधित है। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि 11 फरवरी 2025 को कहां आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है। ये जो खास करके इन्वेस्टर मीट था, ये कहां पर आयोजित हुआ है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि लंदन में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि 11 फरवरी 2025 को लंदन के हाउंसलो में इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना किनके द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ पर यही हमने लिखा कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है ये बिहारी कनेक्ट यूके और बिहार फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन यहाँ पर 11 फरवरी 2025 को किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भाग लिए, जहां पर उन्होंने बिहार में निवेश और पर्यटन पर विस्तार से चर्चा की। यानी कि बिहार से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इन्होंने किया नीतीश मिश्रा ने। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य जो है, ये बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना तथा प्रवासी बिहारी समुदाय को राज्य की विकास योजनाओं से जोड़ना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसी मूल उद्देश्य के साथ इसका आयोजन अभी हाल ही में खास करके लंदन के हाउंसलो में किया गया। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे हम जानकारी देने वाले हैं बिहार कैबिनेट के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोगों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिहार कैबिनेट की बात करें तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है विजय कुमार सिन्हा और एक है सम्राट चौधरी। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त नए मंत्रिमंडल में जो 15 मार्च 2024 को गठित हुआ है, इसके तहत अगर हम देखें वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो गृह मंत्री है नीतीश कुमार। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री, साथ ही गृह मंत्री और इसके अतिरिक्त वो सारे विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुए हैं, वो नीतीश कुमार के अंतर्गत हैं। तो गृह मंत्री वर्तमान में बिहार के जो हैं ये नीतीश कुमार है। वहीं पर बात करें स्वास्थ्य और कृषि मंत्री बिहार सरकार की, तो मंगल पांडे हैं। शिक्षा मंत्री इस समय सुनील कुमार हैं। कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, जो इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें वित्त मंत्री की, तो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री, अच्छा ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया है, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। परिवहन मंत्री है शीला कुमारी, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना, खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। अच्छा, एक जानकारी और, खेल की बात हुई है तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन। अच्छा, बिहार की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तमाम बातें यहाँ से समझ में आती है, ध्यान आपको रखना है। चलते हैं हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इस खिताब को अभी इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। पहली बार इंडोनेशिया ने इस खिताब को जीता है।
देखिए, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये चिंगदाओ चाइना में किया गया। 11 से लेकर 16 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन यहाँ पर चाइना के चिंगदाओ में किया गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, आयोजन से भी संबंधित कई दफा प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह प्रतियोगिता के तहत जो खिताब है, जो प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक का खिताब है, इन्होंने मतलब इस खिताब को चाइना को हराकर इंडोनेशिया ने अपने नाम किया और यह पहली बार है जब इंडोनेशिया इस खिताब को जीता है। भारत के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखें, इस प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा। अब यहाँ पर देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रतियोगिता के परिणाम में। जो स्वर्ण पदक मिला वो तो इंडोनेशिया को मिला, रजत पदक चाइना को मिला, जबकि अगर हम बात करें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की तो संयुक्त रूप से जापान और थाईलैंड को मिला है। ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस प्रतियोगिता से संबंधित एक दो पॉइंट और भी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, इसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष युगल का जो खिताब है ये इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और डेनियल मार्थिन ने अपने नाम किया, जबकि वहीं पर मिश्रित युगल यानी कि मिक्स्ड डबल की बात करें तो यह खिताब को यानी कि इस टाइटल को इंडोनेशिया के रिनो रिवाल्दी और सीती फादिया सिल्वा रामाधंती की जोड़ी ने अपने नाम किया है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न बनती है यहाँ से तो 1 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर वैसे मतलब लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनः मैं दोहरा दूँ, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस खिताब में मतलब इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर, और ये खास करके जो मेडल मिला ये ध्यान रखना, और भारत कौन से स्थान पर रहा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जी सफल योजना शुरू किया गया है। अब ये जी सफल योजना क्या है इसको लेकर हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन ये संबंधित किस राज्य सरकार से है। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये गुजरात से संबंधित है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, जी सफल योजना की शुरुआत जो है ये गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी लिमिटेड या फिर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य आजीविका सृजन, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर गरीब परिवारों को अस्थायी आर्थिक प्रगति की ओर ले जाना है। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार ने इस योजना की या फिर इस पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गुजरात के विभिन्न जिलों के तकरीबन 15 जिलों की बात कही जा रही थी, तो 15 जिलों के 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना से संबंधित बीपीएससी एग्जाम में एक बार ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसी मतलब कार्ड होल्डर परिवारों को ये सहायता मिलेगी, मतलब यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। अब अंत्योदय योजना जो है, अन्न योजना जो है, इसको लेकर आइए ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी या फिर इसे शुरू किया गया था। दरअसल नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और सर्वप्रथम यह योजना राजस्थान में लागू हुई थी। जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता से संबंधित है, आप लोग जानते हैं, ये राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी, तो उसी प्रकार से जो अंत्योदय अन्न योजना है वो भी राजस्थान से ही शुरू की गई थी या फिर यहीं पर पहली बार लागू की गई थी। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरू हुआ था, तो इसको लेकर ये ध्यान रखिए, इसकी जो अवधि है ये 1997 से वर्ष 2002 थी। तो फिलहाल यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना से जुड़ी हुई यही 2-3 पॉइंट ही आपसे पूछे जा सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है सुरेश के रेड्डी, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 17 फरवरी 2025 को सुरेश के रेड्डी को मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इनकी तो भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1991 बैच के ये खास करके राजदूत सुरेश के रेड्डी मौजूदा समय तक ब्राजील में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। इस समय तक वर्तमान समय की बात करें
तो ये ब्राजील में राजदूत के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है, तो मिस्र में हुई है, भारत के नए राजदूत के रूप में। अब यहाँ पर मिस्र की बात हो रही है और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत ने 1947 में काहिरा एक जगह है मिस्र, यहाँ पर राजनयिक मिशन की स्थापना की थी और सैयद हुसैन मिस्र में भारत के पहले राजदूत थे। एक्चुअली यहाँ पर जो मिस्र के हम काहिरा की बात कर रहे हैं, तो ये काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर बीपीएससी वाले कोर्स में अभी एक शानदार ऑफर आई हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। यही वाला वो कोर्स है जिसमें ये ऑफर आया हुआ है और आप लोग अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसमें आपको 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट नोट्स देंगे। विशेष तौर पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें इंक्लूडेड होगा। हमारे तमाम जो मटेरियल होंगे वो आपको इसमें मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए 70 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। ये ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाली है। आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए इसे महज 199 रुपये में साल भर की अवधि के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने लोग भी इच्छुक हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें इस समय प्रेजेंट में व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। अभी ये नंबर बंद है, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप संपर्क करेंगे तो बात हो जाएगी। चलिए, आप चाहें तो एप्लीकेशन पे जो चैट का सेक्शन है वहां से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है कि पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण हाल ही में 19 फरवरी से शुरू हुआ है। ये इसका 9वां संस्करण है, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इनसे संबंधित तथ्यों की बात करते हैं। पहले तो ए इसका जो विकल्प नंबर है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि पाकिस्तान की मेजबानी में 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 9वां संस्करण का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। ये पाकिस्तान की मेजबानी में इसका आयोजन हो रहा है। फिलहाल इस समय देखिए, दरअसल अभी इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है, तो फिलहाल यहाँ पर इनिशियल स्टेज में जो इससे संबंधित है वो जानकारी आपके समक्ष हम रख रहे हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान 29 साल के बाद आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार मतलब अगर जो किया था वो 1996 में, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा। पाकिस्तान आखिरी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी साल 1996 में की थी, जब पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका के साथ मिलकर वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 1996 में क्या था। अगर 21वीं सदी की बात करें, जो कि दुनिया इतनी प्रगति कर चुकी है, 21वीं सदी की बात करें तो ये पहला मौका है जब आईसीसी की कोई इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी एक कंडीशन है, भले ही 29 साल बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ये मामला है कि भारतीय टीम जो है या फिर बीसीसीआई जो है वो भारतीय टीम को पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजन से नहीं भेजना चाह रही थी और नहीं भेजी, और इसका एक बीच का मामला निकला हाइब्रिड, खास करके बीच का रास्ता निकला हाइब्रिड मॉडल, जो कि यहाँ पर वही पॉइंट को हमने लिखा कि इस टूर्नामेंट के कुछ मैच पाकिस्तान और कुछ दुबई में होंगे, जो भारत के मुकाबले होंगे अन्य टीमों के साथ वो सभी दुबई में खेले जाएंगे। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई 19 फरवरी को, और आप लोगों को मालूम है 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ मतलब ये मैच खेला गया। न्यूजीलैंड टीम जो है, या फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान साथ ही साथ बांग्लादेश और भारत ये ग्रुप ए में है, तो इसमें पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जो कि पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिला है। 60 रनों से शिकस्त दिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी तगड़ी टीम है जो कि भारत को भी परेशान करती है। फिलहाल यहाँ पर अगला जो मुकाबला है वो अब देखने लायक रहेगा, भारत और पाकिस्तान वाला, जो कि 23 तारीख को खेला जाएगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसी चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित, जो कि विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह 8 साल बाद है जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार 2017 में आयोजित हुआ था, और आपको ध्यान रखना है उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं हुआ था, तो 8 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। तो यही पॉइंट लिखा गया कि पिछली बार 2017 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड ने किया था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार इस खिताब को जीता था।
ये ध्यान रखिएगा। पिछला बार मतलब 2017 में जो इसका आयोजन हुआ था, भारत को हराकर पाकिस्तान ने इस खिताब को जीता था और ये पहला खिताब था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का। लेकिन अपना भारत 2 बार इस खिताब को जीता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि पहला संस्करण जो था 1998 का जो खिताब था, जिसमें कि मेजबान बांग्लादेश था, वो वेस्ट इंडीज को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया था। अच्छा, भारत के संदर्भ में वो पॉइंट यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। देखिए, भारत एक बार श्रीलंका के साथ खास करके वो बारिश के कारण तकरीबन 2 दिन तक मैच डिले हुआ था, जिसके बाद श्रीलंका और भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। फिर उसके बाद भारत अब दूसरी बार 2013 में इस खिताब को अपने नाम किया था। वो पॉइंट यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, आप लोग इसे जरूर ऐड कर लीजिएगा। 2 बार भारत इस खिताब को अपने नाम किया है, ठीक है। और पहला संस्करण किसने? तो दक्षिण अफ्रीका ने। अच्छा, ये पहली और आखिरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका किसी आईसीसी इवेंट को मतलब उसका जो खिताब है वो जीता था। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में यानी कि फरवरी 2025 में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर अगले 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा झारखंड सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया था। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फरवरी 2025 में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला पर अगले 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, प्रतिबंध पहले भी लगा है, लेकिन इस बार वाला थोड़ा अलग है। यहाँ पर आगे जो हमने पॉइंट लिखा है उसे ध्यान से देखिएगा। जो नया आदेश आया, जो प्रतिबंध लगाया गया, इसके अनुसार राज्य यानी कि झारखंड में ना तो इसका निर्माण होगा, भंडारण या फिर वितरण होगा और ना ही इसकी बिक्री होगी। सभी पर रोक लगाई गई है अगले 1 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमने कहीं पर लिखा भी है, हाँ यहाँ पर अगले 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और अगर पकड़े जाते हैं कोई तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, झारखंड में इससे पहले साल 2020 में भी गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि साल 2023 के जून महीने तक प्रभावी रहा था। और इस बार गुटखा के साथ निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी तरह के पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर यह ध्यान रखिए किस राज्य सरकार ने ये बैन लगाया है, तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने, ये ध्यान रखिए। अच्छा, तंबाकू या फिर तंबाकू से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं, विशेष तौर पर अगर सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि की बात करें तो निकोटीन उसमें पाया जाता है, जो कि ये निकोटीन जो शरीर में जाता है तो ये धीरे धीरे ये इसका आदी हो जाता है, यानी कि लत लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो निकोटीन है जो धीरे धीरे कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बनता है। ये ध्यान आप लोग रखेंगे, तंबाकू से कैंसर होता है, यानी कि तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त तथ्य भी हमने स्वास्थ्य से संबंधित रखा है, क्योंकि ये भी अभी खबरों में है। ये हालांकि ये प्रश्न से अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा तथ्य में हमने यहाँ पर रखा है। देखिए, देश में पहली बार केरला औषधि नियंत्रण विभाग एक्सपायर हो चुकी या फिर अप्रयुक्त दवाओं को एकत्रित करने और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की तैयारी कर रहा है या फिर करेगा। और ऐसा पहल करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो केरला होगा। अच्छा, एक जानकारी और, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में अपना बिहार इस समय वर्तमान में प्रेजेंट में नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पर है राजस्थान। चलिए, 8वां प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हालिया जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के कितने विश्वविद्यालय ने जगह बनाई है? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो भारत के 4 विश्वविद्यालय ने जगह बनाई है, अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो बात एक्चुअली हम कर रहे हैं वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 की, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये जारी किया गया है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025। और आपको यहाँ पर ये बता दूं, इस सूची में भारत के 4 विश्वविद्यालय ने जगह बनाई है। इन चारों का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। इनमें जो सबसे पहले है बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि IISc, ये भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक है इंडियन लेवल की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो पहले स्थान पर है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT मद्रास और साथ साथ शिक्षा और अनुसंधान, ये इसमें क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है।
ये भारत के संदर्भ में यहाँ पर विश्वविद्यालय की हमने बात किया। लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनना लाजमी है। इस वाले पॉइंट को देखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है। ये 14वां वर्ष है कंटिन्यू ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मतलब दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, इस सूची में एक अपडेट ये जुड़ा है कि चिली, मलेशिया, पोलैंड और पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी को पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग से संबंधित मुझे लगता है कि यहीं से कोई अगर प्रश्न बनते हैं तो यही सारे पॉइंट से पूछे जाने की संभावना है। 9वें प्रश्न पे आते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भविष्य की सरकारों का निर्माण विषय यानी इस थीम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि इस मतलब ये प्रश्न को लेकर थोड़ी जानकारी हमने 2 दिन पहले भी आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है कौन सा संस्करण, तो राइट आंसर होगा 12वां। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का जो आयोजन है ये 11 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक दुबई में किया गया। इसके थीम या फिर विषय की बात करें तो भविष्य की सरकारों का निर्माण, ये इसका थीम है। ये इस मतलब संस्करण की अगर हम बात करें तो ये वार्षिक आयोजन है और इस वार्षिक आयोजन का ये 12वां संस्करण है जो यहाँ पर आयोजित किया गया है। अच्छा, इसी सम्मेलन को लेकर हमने ये वाला जानकारी आपको दिया था कि दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों, जिनमें कि सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह को वैश्विक उत्कृष्ट MGOV पुरस्कार 2025 के तहत कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। ये जानकारी आपको दिया गया है और ये सभी यानी कि तीनों जो छात्र हैं ये दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के छात्र हैं। इन सब के अतिरिक्त ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। तो फिलहाल यहाँ पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना। ये 12वां एडिशन है, इसका थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण और ये कहाँ पर कब आयोजित हुआ और किसे सम्मानित किया गया भारत से, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है कि नेपाल और किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि भारत ने बल्कि नेपाल और फ्रांस ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, वही पॉइंट लिखा गया कि नेपाल और फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है इस समझौते का उद्देश्य नेपाल की नदी घाटियों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करना है, जिससे देश के यानी कि नेपाल की विशाल जल विद्युत क्षमता का बेहतर प्रबंधन और अनुकूलन हो सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए ये समझौता अभी किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हाइड्रो नेपाल परियोजना शुरू करने को लेकर ये समझौता हुई दोनों देशों के मध्य। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत और ओमान के संबंधों पर आधारित मांडवी टू मस्कट नामक किताब को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। आपको बता दूं कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन और ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया, यानी कि संयुक्त रूप से ये 2 दिवसीय आयोजन हुआ 16-17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में। अब यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर इस सम्मेलन को संबोधित किए। इसी दौरान उन्होंने देश की साझा विरासत पर एक किताब मांडवी टू मस्कट का विमोचन किया। अच्छा, इस किताब में ओमान में भारतीय मूल के लोगों के योगदान और सदियों पुराने दोनों देशों के लोगों के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। ये इसकी मतलब इस किताब की विषय वस्तु है जिसके बारे में इसमें विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के अवसर पर एक लोगो को भी लॉन्च किया है। किन्होंने, तो S जयशंकर ने। अच्छा, वर्तमान में ओमान में भारतीय राजदूत हैं अमित नारंग। फिलहाल इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य है।
12वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्रोक 3 निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्रोक 3 एक प्रकार का एडवांस एआई चैटबॉट है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, ग्रोक 3 एलन मस्क के स्वामित्व वाली एआई कंपनी एक्स एआई का एक स्मार्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई चैटबॉट है। ये संबंधित है एलन मस्क से। ये ध्यान रखिए, एलन मस्क की जो एआई कंपनी है उसका नाम है एक्स एआई। और आपको यहाँ पर जो जानकारी हमने दिया ये ध्यान रखिए, एक प्रकार से ये जो ग्रोक 3 है ये एआई चैटबॉट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है एलन मस्क से संबंधित, इन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू में कहा था, वही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है। दरअसल एलन मस्क ने इस ग्रोक 3 को दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, जो ऑफर को लेकर हम आपको जानकारी दिए थे, आप लोग इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये कोर्स है, मतलब जो ये ऑफर जो है ये केवल बीपीएससी वाले कोर्स में है। एक सेपरेट करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसमें ये ऑफर नहीं है। करंट अफेयर्स का कोर्स इसी में इंक्लूडेड है। अगर आप ये बीपीएससी वाला कोर्स लेते हैं तो करंट अफेयर्स का तमाम मटेरियल इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीशे कुमार है का विमोचन किया गया। बताएं कि इसके लेखक निम्न में से कौन है। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।